अब हमें डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, इस टॉपिक को करना है। और ये टॉपिक मैं आपको एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की सॉफ्ट कॉपी साइट से उनकी डाउनलोड की है, मैं डाल दूंगा ग्रुप्स में। मैं इसमें से आपको करा रहा हूँ। इसके अंदर जो है ये सब चीजें बड़ी अच्छी से दे रखी है, कुछ क्वेश्चन सब जैसे ये सब के हैं, ये ट्रू फॉल्स, ये सब ऐसे तो मैंने शीट में अपने डाल ही दिए थे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से ट्राई कर ले। ये सब इसके अंदर एनसीईआरटी में कभी कभी बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन कुछ चीजें रहती है। और अब मैं आ रहा हूँ आपके पास में प्रोविजंस एंड रिजर्व्स पर, कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। व्हाट आर रिजर्व्स, व्हाट आर प्रोविजंस, और इनमें क्या क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें। तो मेरा ये कहना है कि इसके लिए आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। यू विल रीड दिस, ये प्रोविजंस एंड रिजर्व सेक्शन 2। प्रोविजंस क्या होते हैं, फिर इसके अंदर रिजर्व प्रोविजंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हम बनाते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं हमारे, और फिर डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस में क्या डिफरेंस है, प्रोविजन कब बनाते हैं, रिजर्व कब बनाते हैं, रिजर्व किसको कहते हैं, प्रोविजन किसको कहते हैं। फिर रिजर्व्स के टाइप्स बताए गए हैं इसके अंदर, और फिर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व, रिजर्व में भी दो तीन तरह, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स, और फिर सीक्रेट रिजर्व किसको कहते हैं, ये इतना है। तो मोटे तौर पे ये पेज हुआ आपका पेज नंबर 1268, और ये ऊपर तक अगर हम आए तो ये आपका यहाँ 268, 262, 262 से लेकर 268 तक 7 पेजेस। तो ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या चीजें प्रोविजन किसको कहते हैं, रिजर्व किसको कहते हैं, और ये कैसे बनते हैं और कब बनते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थियोरेटिकल है ज्यादा, लेकिन इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीवन ऑफ यू हैव टू आस्क? नो सर। नो सर। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, इसको आप समझिएगा। जैसे हमको जो पैसा देना होता है, हमें जो पेमेंट करना होता है, वो दो तरह का होता है। या तो हमको कहीं लॉस हो गया, मतलब एक्सपेंस, लॉस हो गया या कोई एक्सपेंस, और तीसरा कोई हमारी लायबिलिटी, भाई हमें इन्हीं चीज का पैसा देना है और हमें इसी चीज की व्यवस्था करनी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लायबिलिटी का। हमने किसी से गुड्स खरीदे, मान लीजिए मैंने क्रेडिट में गुड्स परचेजेस ऑन क्रेडिट, कितने रुपए के, 10,000 के गुड्स खरीदे। तो भाई 10,000 के गुड्स खरीदे हैं तो तय बात है कि 10,000 के गुड्स खरीदे तो 10,000 का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर एक चीज डेफिनेट है, एक चीज पक्की है, एक चीज जिसको हम कहते हैं सर्टेन है। क्या चीज सर्टेन है? लायबिलिटी है आपकी 10,000 कि आपको 10,000 का पेमेंट करना, दैट इज सर्टेन। और पैसा देना है ये भी सर्टेन है, और अमाउंट कितना देना है ये भी सर्टेन, ये भी सर्टेन है। तो अगर ये चीज पक्का है कि कितना पैसा देना है और किसको देना है और किस चीज का देना है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हम उसको लायबिलिटी मान लेते हैं, हम उसको लायबिलिटी मान लेते हैं। जब हमारा ये सर्टेन होता है कि हमें कितना पैसा देना है और देना है कि नहीं देना है और कितना, तो हम उसको लायबिलिटी मान लेते हैं। इसके लिए अकाउंट्स में एक वर्ड यूज होता है, हम कहते हैं नोन लायबिलिटी। लायबिलिटी नोन है, या मैं इसको कह सकता हूं नोन लॉस या एक्सपेंस। एक्सपेंस या लॉस वो नोन है, मालूम है, और उसका अमाउंट भी नोन है, और अमाउंट भी नोन है, अमाउंट भी नोन है। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज है, एक लायबिलिटी हुई या फिर लॉस हुआ या नहीं हुआ, अकरेंस, अकरेंस हुआ कि नहीं हुआ।
एक ही बात है, इसको हम बोलते हैं अकरेंस। दूसरा है इस लायबिलिटी या लॉस का अमाउंट। दो चीज, तो हमारे पास एक ये चीज होती है जिसको हम कहते हैं, अगर हमारे पास लायबिलिटी का या लॉस का होना मालूम है कि देना है, और ये भी मालूम है कि कितना अमाउंट देना है, तो उस चीज को हम लायबिलिटी कह देते हैं, या उस चीज को हम अपना लॉस मान लेते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, हमने कुछ क्रेडिट में गुड्स बेचे थे, क्रेडिट में सेल की थी, हमने किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचे, है ना, सेल ऑन क्रेडिट। कितने के गुड्स बेचे? हमने 10,000 के गुड्स उसको क्रेडिट में बेचे। सामने वाला जिसको उधार में बेचे वो डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और अब वो हमें 5,000 रुपए दे रहा है रिसीप्ट, और हमें मालूम है कि बाकी के 5,000 हमें नहीं मिलने वाले, तो हम उसको लॉस मान लेते हैं, और इस लॉस का नाम है बैड डेट्स। हम उसको लॉस मान लेते हैं। यहां तक जो कुछ मैंने बताया है उसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। नो सर। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को गुड्स बेचे, एक आइटम बेचा, हमने एक इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस वो हमने बेची, कितने की भाई? 2,000 की प्रेस थी। उससे उस कस्टमर को शॉक लगा या क्या लगा, उस प्रेस में कुछ डिफेक्ट था और उसको उससे चोट आ गई। वो कस्टमर हमसे कह रहा है कि आप हमें 1,00,000 रुपए का कॉम्पनसेशन दीजिए। हमने कहा 1,00,000 रुपए तो ज्यादा है, हम मानते हैं उसमें गलती है, हम आपको 50,000 रुपए दे देते हैं। वो कह रहे नहीं, कॉम्पनसेशन 1,00,000 का चाहिए। हमने कहा 50,000 ले लीजिए, वो नहीं माना, और वो कस्टमर जो है कोर्ट में चला गया। अब आप मुझे कोई बता सकता है कि कोर्ट क्या क्या चीजें, क्या फैसला दे सकता है? मतलब हम 50,000 देने को तैयार हैं, कस्टमर 1,00,000 मांग रहा है, वो कोर्ट में गया, तो आपके हिसाब से अगर कोर्ट में मैटर जाता है तो कोर्ट क्या डिसीजन दे सकता है, या किस टाइप का डिसीजन दे सकता है? कुछ थोड़ा सा आइडिया दीजिए, एनीवन, थोड़ा सा आप सोचिए अपने दिमाग से, कोई बता सकता है मेरे को क्या हो सकता है कोर्ट के अंदर? सर जो कस्टमर है उसके फेवर में बोलेगा कोर्ट। एक तो ये डिसीजन है, जैसा आयुष कह रहा है कि कोर्ट कहेगा कि आप 1,00,000 रुपए का कॉम्पनसेशन दीजिए, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक तो ये संभव है कि कोर्ट कहता है आप 1,00,000 का कॉम्पनसेशन, और क्या हो सकता है? कस्टमर हमारे फेवर में भी हो सकता है, कोर्ट हमारे फेवर में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक बात तय है कि हमें उसको कॉम्पनसेशन देना है, ये बात पक्की, हम 50 देने को तैयार भी है। एक बात पक्की है कि उसको कॉम्पनसेशन हमें देना है, और कॉम्पनसेशन अब तय क्या नहीं है, डिसाइड क्या होना है, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा कि कॉम्पनसेशन की अमाउंट क्या हो। कोर्ट, अब हमें ये मालूम है ये बात कि कोर्ट कंपनसेशन देने को तो बोलेगा, ये बात 100% सही, लेकिन अमाउंट कितना है बस वो डिसाइड करना है कोर्ट ने। ये ऐसे ही है ना, यही बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लॉस है, ये तो नोन है, लॉस तो नोन है भाई, देना है, लेकिन अमाउंट हमारा अनसर्टेन है, कितना देना है ये तय नहीं। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि हमें कॉम्पनसेशन देना है, लेकिन कितना देना है ये तय नहीं, ठीक है। एक बात और, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इससे रिलेटेड। हमारे पास डेटर्स हैं, डेटर्स माने जिनसे हमें पेमेंट लेना है। कितने के डेटर्स है? सपोज 60,000 रुपए। हर साल ऐसा होता है कि जो हमारे डेटर्स होते हैं उसमें से 2 से 3 या मैक्सिमम 4% तक पैसा हमारा डूब जाता है, 2, 3, 4% के आसपास। हमें लग रहा है यार इस साल भी जो हमारे डेटर्स है इसमें से कुछ पैसा डूबेगा,
जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में बैड डेट्स। लेकिन बैड डेट्स होंगे ये तो तय है, कितने होंगे ये तय नहीं। बैड डेट्स 2% होंगे कि 3% होंगे कि 4% होंगे या 3.5% होंगे, या हो सकता है 1.5% ही हो, या हो सकता है 1% ही। लेकिन ये मालूम है यार बैड डेट हर साल होते हैं तो थोड़ा बहुत तो डूबेगा, भले ही बहुत थोड़ा डूबे लेकिन तो डूबेगा, लेकिन कितना डूबेगा ये तय नहीं। तो यहाँ पर भी मैं ये कहूंगा अकाउंट्स की लैंग्वेज में कि ये तो तय है, क्या ये तय है कि लॉस होगा, लॉस इज सर्टन। इसको नॉन को मैं सर्टन भी कह सकता हूँ, लॉस तो होना सर्टन है, लेकिन कितना होगा ये सर्टन नहीं। बात समझ में है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. एक एग्जांपल और देता हूँ, Yes. एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने गाड़ी रिपेयर करवाई, ठीक है, गाड़ी रिपेयर कराई और सामने वाले ने हमें 10,000 रुपए का बिल भेज दिया कि साहब ये इतना, ये पार्ट्स बदला, ये बदला, ये बदला, ऐसे। गाड़ी रिपेयर हो गई, सामने वाला मतलब गैराज वाला जानता है, उसने 10,000 रुपए का बिल बनाया, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन हमें भरोसा नहीं कि 10,000 का काम हुआ। हमने कहा भाई हम चेक करेंगे कौन कौन सा पार्ट बदला, तूने ऐसा क्या काम कर दिया इसका, 10,000 का बिल बन गया, 6,000 से ज्यादा का काम ही नहीं था। हमने गाड़ी को रिपेयर कराया है, ये बात पक्की है, हमें उसको पेमेंट करना है, ये बात भी पक्की है। लेकिन डिसाइड क्या होना है कि इसके बीच में अमाउंट डिसाइड होना है। वो अमाउंट 10,000 भी हो सकता है, 10,000 से कम भी हो सकता है। अब बात हो तो उसने हो सकता है कुछ कम करते, अच्छा ठीक है आप इतना दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो अमाउंट अभी सर्टन नहीं है, लेकिन पेमेंट करना सर्टन है। तो ये एग्जाम्पल भी इस चीज का है, वेयर लायबिलिटी इज नोन, पेमेंट करना है, लायबिलिटी चल गई हमारे पर, गाड़ी रिपेयर कराई तो पेमेंट, लेकिन अमाउंट अनसर्टन है। ये भी इस चीज का एग्जाम्पल। तो अकाउंट्स के अंदर या जब हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे होते हैं, जब ऐसी नौबत आती है कि लायबिलिटी का या लॉस का होना तो सर्टन है, लेकिन अमाउंट सर्टन नहीं है, तो उसके लिए एक चीज जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोविजन। तब हम प्रोविजन बनाते हैं। तो प्रोविजन हम कब बनाते हैं? जब लायबिलिटी या लॉस तो नोन है लेकिन अमाउंट नहीं मालूम, तो हम प्रोविजन बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। तो मैं आपको ये जो चीज दिखा रहा था, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है, बहुत अच्छे से कह रही है उस बात को। एनसीईआरटी हमसे कहती है कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस लॉसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड, इस साल के हैं, बट अमाउंट ऑफ विच इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी, जिनका अमाउंट हमें सर्टेनिटी से पक्के तौर पे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? बिकॉज दे आर नॉट येट इनकर्ड, अभी तक वो आए नहीं, अभी तक हमने उनको पेमेंट ही नहीं किया, या अभी तक हमको देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ये अमाउंट अनसर्टेन। जब दे ही देंगे तब तो तय हो जाएगा ना, जब दे देंगे। अब गाड़ी रिपेयर कराई, जब उसको पेमेंट कर देंगे हम, क्या इतना पेमेंट तय हो गया, तब तो मालूम ही पड़ गया, लेकिन अभी दिया नहीं है इसलिए नहीं मालूम। अभी उस कस्टमर जो हमसे कॉम्पनसेशन मांग रहा है, अभी हमने उसको दिया नहीं, कॉम्पनसेशन सेटल नहीं हुआ, इसलिए नहीं मालूम कितने में कॉम्पनसेशन सेटल होगा। तो ये सब चीजें, फॉर एग्जाम्पल इट इज नेसेसरी, तो ये जब जरूरी, अगर हम सही प्रॉफिट बिजनेस का निकालना चाहते हैं तो प्रोविजन बनाना जरूरी है। क्यों प्रोविजन बनाना जरूरी है? क्योंकि पेमेंट तो करना है, ये तो तय बात है कि पेमेंट तो करना है। तो अभी अमाउंट नहीं मालूम है, बस इतनी सी बात है। तो ऐसा थोड़ी कि आप उसको दिखवाई मत अकाउंट्स के अंदर, आप सोचो नहीं हम इसको नहीं दिखाएंगे, वो गाड़ी रिपेयर कराई है, कितना करना है अभी तय नहीं है तो हम दिखाएंगे। भाई तय नहीं है, अमाउंट तय नहीं है ना, देना तो है ना, तो कुछ तो दिखो अकाउंट्स में, तो आप उसको प्रोविजन करके लिखोगे। हमें मालूम है पैसा डूबेगा, अभी डूबा नहीं है, तो हमने कहा जब डूबेगा तब लिखेंगे। अरे जब डूबने वाला है ना, डूब सकता है ना, तो मालूम है ना, तो जितना डूब सकता है उसको आप अभी लॉस मत मानो क्योंकि अभी डूबा नहीं है, लेकिन प्रोविजन तो मानो उसको। मैंने आपको एग्जांपल कोर्ट केस का दिया, कस्टमर का कोर्ट केस अभी तय नहीं हुआ कितना देना है, हमने कहा जब कोर्ट बताएगा तब हम लिखेंगे। अभी तब तो लिख ही देना, जब तय हो जाएगा तब तो बता देना क्या, लेकिन अभी ये तो मालूम है कि देना पड़ेगा, कितना देना है ये नहीं मालूम है ना, तो उसको आप अभी लॉस मत मानो, लायबिलिटी मत मानो, लेकिन प्रोविजन तो मानो उसको। तो ये मतलब होता है जब हम प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं
तो उसको लॉस ना मान के उसको हम प्रोविजन मान के एंट्री करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी लॉस तो हुआ नहीं है ना, अभी तो पेमेंट दिया नहीं है, अभी तो पूरा हुआ नहीं है। यस, जैसे एक एग्जांपल, जो एक कस्टमर अपना उधार में सामान बेचता है, knows that some of the debtors, इस साल के कुछ डेटर्स पेमेंट डिफॉल्ट करेंगे, नहीं देंगे, है ना, कुछ पेमेंट थोड़ा बहुत दिया है, तो ऐसे केस के अंदर सही प्रॉफिट निकालने के लिए, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालने के लिए, और प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है अगर कोई लॉस होने वाला है तो भैया उसके लिए अभी से चौकन्ने हो जाओ, अभी से उसको मान लो, उसको फॉलो करते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए। इस प्रोविजन का नाम क्या रहेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस लॉस के लिए। इसी ढंग से हमने, जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया, रिपेयर करवाया, तो उसके लिए हम प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट बना सकते हैं। अभी तय नहीं कितना देना है, अभी उसको खर्चे में नहीं डालेंगे कि हमने खर्चा मान लिया गाड़ी रिपेयर का, अभी नहीं, अभी तो तय नहीं है अमाउंट, तो अब तय नहीं है तो अब देना तो है, इसलिए उसको प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट बना लो। तो बिजनेस के अंदर हम कुछ इस टाइप से प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, टैक्सेशन, टैक्स देना है गवर्नमेंट को, मालूम है देना है, हम हर हिसाब से इतना टैक्स आ रहा है, गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ और आएगा तो वो दे देंगे, लेकिन अभी हम प्रोविजन तो बना ले। हम डेटर्स को डिस्काउंट देने वाले हैं आगे, हमें मालूम है वो पेमेंट अगर जल्दी करेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे, कितने लोग जल्दी करेंगे नहीं मालूम, कितना डिस्काउंट देंगे मालूम नहीं, तो ये तो पक्की बात है डिस्काउंट देंगे, हाँ ये बात पक्की, तो भैया प्रोविजन बना लो, तो उसको हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोलते हैं। हम प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स बोलते हैं, हमको गाड़ी रिपेयर करनी है, रिन्यू करनी है, उसको कितना अमाउंट देना है मालूम, तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। तो प्रोविजन जो हम बनाते हैं वो हिसाब से बनाते हैं इन सब चीजों। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देनी है कि जो प्रोविजन है किसी भी एक्सपेंस के लिए या लॉस के लिए इज अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। ये टर्म बहुत बार आएगा जिसके अंदर आपको बोला जाएगा, तो सर प्रोविजन भी एक्सपेंस टाइप होता है क्या? एक्सपेंस टाइप ही होता है, बिल्कुल। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब ये होता है कि आपको उसको हर हालत में प्रॉफिट में से कम करना है। मतलब अगर लॉस हो जाए ना तो लॉस में जोड़ दो, लॉस बढ़ा दो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को कम कर दो, मतलब ये हर हालत में आपको इसको लिखना ही है। जैसे खर्चा है ना वैसे ही ट्रीट करना है, लेकिन आप उसको खर्चा नहीं बोलोगे, उसको लॉस नहीं, उसको प्रोविजन बोलोगे, क्योंकि अभी हुआ नहीं है वो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट वैसा ही है जैसा कि दूसरी चीज। चार्ज का ये एक आपको एक टर्म ये बार बार आप आएगा, चार्ज। चार्ज का मतलब है भाई उसको प्रॉफिट से घटाने की। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन एंश्योर्स प्रॉपर मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज एक्सपेंसेस। जब हम प्रोविजन बनाते हैं ना तो हम रेवेन्यू एक्सपेंस को सही से दिखा पाते हैं। पता चला कि हमारा खर्चा तो होने वाला है, दिया नहीं इसलिए लिखा नहीं, उसको लिखा नहीं तो मतलब प्रॉफिट सही नहीं आएगा, तो भैया लिख के प्रोविजन बना के लिख दो उसको। प्रोविजंस आर क्रिएटेड बाय डेबिटिंग। प्रोविजन कैसे बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैलेंस शीट में उस प्रोविजन को हम दिखाते हैं। बैलेंस शीट में प्रोविजन को हम कैसे दिखाते हैं? दो ढंग से दिखाते हैं। एक बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न, एसेट में से घटाकर एसेट साइड में दिखाते हैं, या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। दोनों ढंग से दिखा सकते हैं। अब बैलेंस शीट आप देखते हैं, जैसे मैं आपको अब एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको मैं बताई देता हूँ। जैसे हमने बैलेंस शीट बनाई, हमारे पास डेटर्स है, डेटर्स 60,000 रुपए, हमने 3,000 का प्रोविजन बनाया, तो मैं या तो प्रोविजन को इसमें से घटा के दिखा दूं 3,000 का, तो मैं ये दिखा दूं कि डेटर्स मेरे 57,000 के, और या फिर मेरे पास तरीका है कि डेटर्स में पूरे 60,000 के दिखाऊं और प्रोविजन को मैं लायबिलिटी साइड में दिखाऊं, ऐसे। तो दोनों ढंग से दिखा सकते, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, या तो मैं उसको लायबिलिटी साइड में दिखाऊं प्रोविजन को, और या जिस एसेट के, अगर किसी एसेट के लिए बनाया एसेट तो उस एसेट में से घटा के दिखाता हूं, तो दोनों ढंग से चलता है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये जैसे क्या होता है, प्रोविजंस, और सारे प्रोविजंस करीब करीब एक जैसे होते हैं, उनकी एंट्री एक ही जैसी होती है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के हिसाब से उनका हमने बताया, लेकिन ये एंट्री सबकी एक जैसी होती है।
यहाँ पे एक ये चीज ध्यान रखिए कि अगर कोई बिजनेस उधार में सामान बेचता है तो डेटर्स को वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। डेटर्स 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं गुड डेटर्स, बैड डेटर्स एंड डाउटफुल डेटर्स। ये डाउटफुल डेटर्स, गुड डेटर्स माने जिनसे पैसा मिलना पक्का है, यार ये पैसा तो कहीं नहीं गया, डूबा नहीं, तो मिलने ही जाएगा, उनको हम कहते हैं गुड डेटर्स। एक होते हैं बैड डेट्स, बैड डेट्स माने डूब जाएंगे, डूब ही जाएंगे, मतलब ये पैसा डूब सकता है और डूब जाएगा, सकता नहीं डूब जाएगा। और डाउटफुल डेट्स माने मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो डूब गया। तो मतलब डाउटफुल है, सस्पेंस है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे डेटर्स जो दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते। अच्छा देंगे तो पूरा देंगे, पूरा भी नहीं हो सकता, नहीं दे, 60% दे, 7, अब कितना देंगे, 60 देंगे, 70 देंगे, 80% देंगे या 50% देंगे, सिर्फ 20% देंगे, नहीं मालूम, लेकिन ठीक है हमें ये मालूम है कि डूब सकता है। तो ये सब चीजों को हम डाउटफुल डेट्स कहते हैं। अब जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ये एंट्री होती है प्रोविजन बनाने की, और ये एंट्री फिक्स यही होती है। अब जो भी प्रोविजन बनाएंगे उस प्रोविजन का नाम बदल जाएगा, लेकिन एंट्री तो यही बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक बैलेंस शीट में आपके पास 68,000 के डेटर्स हैं और आपको बोला है अब 8,000 रुपए डूब गए, लेकिन अभी आपने इसकी एंट्री की नहीं है, और बोला है क्वेश्चन में 10% का प्रोविजन बनाओ, 10% और डूब सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ये चीज समझ में आएगी। इसके अंदर ये जो बैड डेट्स हो जाएंगे, डूबने की एंट्री यही होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट्स डेबिट करिए और डेटर्स को क्रेडिट करिए। फिर जितने बैड डेट्स हुए हैं 8,000 रुपए, इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दीजिए। अब 68,000 में 8,000 डूब गए, बच्चे 60,000, 60,000 का हम प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। वैसे ये सारी एंट्रीज हम फाइनल अकाउंट में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आप सिर्फ थ्योरी देखिए इसके अंदर। अब आ जाते हैं हम रिजर्व पे। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व एक लग्जरी है, प्रोविजन जरूरी है, रिजर्व जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग रखते हैं इन द बिजनेस में रखते हैं, किस लिए? सर्टन फ्यूचर नीड्स, ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस की ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मतलब जरूरी नहीं था हमने रखा है, या फ्यूचर में कुछ कंटिजेंसी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए। कैसे इमरजेंसी आ जाए? किसी वर्कर को हमें कॉम्पनसेशन देने की जरूरत पड़ जाए, तो हम प्रोविजन बनाते, रिजर्व बनाते। प्रोविजन से अलग जो रिजर्व होता है, ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। जैसे हमने क्या किया था, प्रोविजन को चार्ज बोला था। चार्ज का मतलब प्रॉफिट हो या नहीं हो, लॉस में हो या प्रॉफिट, आपको वो प्रोविजन बनाना है। और रिजर्व प्रॉफिट होगा तो बनाएंगे, अगर लॉस में होगा तो रिजर्व नहीं बनेगा। रिजर्व मतलब एक हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं। और रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि आप फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी करना चाहते हैं, और ये बेसिकली प्रॉफिट रिटेन करता है, प्रॉफिट को रख रहा है रिजर्व के अंदर। और इससे क्या होता है, जब आप रिजर्व बनाते हो, प्रॉफिट जैसे आप प्रोविजन बनाते हो और जैसे रिजर्व बनाते हो, दोनों से ये होता है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी बंदे की कुछ इनकम है, मान लीजिए 10,000 रुपए की उसकी इनकम, वो कहता है यार मेरे को बिजली का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है, तो कुछ अमाउंट अभी आया नहीं है, आने वाला है, बिल आएगा तो देना पड़ेगा, तो वो उसमें से कुछ पैसा निकाल कर अलग रख लेता है, दैट इज प्रोविजन। लेकिन उसको ये मालूम है कि यार थोड़ा सा बचा के इकट्ठा कर लेते हैं, घूमने जाएंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो वो दैट इज रिजर्व। वो तो जब बचेगा तब बचा पाएगा ना, नहीं बचेगा तो नहीं बचाता है। तो हाँ बोलिए। तो रिजर्व्स को हम सेविंग भी बोल सकते हैं? रिजर्व इज अ टाइप ऑफ अ सेविंग फॉर अ बिजनेस, यस। हम इंडिविजुअल लाइफ में, अपनी लाइफ में उसको सेविंग कहते हैं, और बिजनेस में हम उसको कहते हैं कि रिजर्व हमने बचा के रखा है फॉर रेनी डे, कभी कुछ इमरजेंसी के लिए बचा के रखा हुआ। तो ये पैसा रिजर्व बिजनेस में ही रहता है, बिजनेस में यूज हो रहा है। हम चाहें तो इस पैसे को, कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि रिजर्व के पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं कि भैया बिजनेस में रखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस से तो निकालने में तकलीफ आएगी, अब बिजनेस में कैसे निकालेंगे? हमने किसी को उधार में सामान बेच दिया या कुछ सामान खरीद लिए, तो क्या कैसे निकालेंगे? तो उसको कहीं बाहर इन्वेस्ट करो, जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से निकाल लेंगे और यूज कर लेंगे।
तो रिजर्व का पैसा या तो आप बिजनेस में भी रख सकते हैं या बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। प्रोविजन का इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्रोविजन तो आपको अपने पास ही रखना है, लेकिन ये पैसा आप प्रॉफिट से घटा के अलग रखते हैं। दिस इज यू कीप असाइड फ्रॉम योर प्रॉफिट, प्रॉफिट से आप अलग रखते हैं। दैट इज व्हाट प्रोविजन इज। ठीक है, अब ये प्रॉफिट से अलग रखने का मतलब क्या है, ये भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को बांटते हैं ना, तो सारा नहीं बांटते, कुछ पैसा रिजर्व का प्रोविजन का रख लिया, बाकी का बांटते हैं। रिजर्व किस किस टाइप के होते हैं? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये सब जो है ना, थोड़े से कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपके लिए एकदम नए होंगे और कुछ थोड़ी सी तकलीफ करेंगे समझने में, उनका मीनिंग भी नहीं मालूम होगा आपको। तो मैं आपको दो तीन चीज बता देता हूँ। जनरल रिजर्व एक जनरल रिजर्व है, कभी भी कहीं भी यूज कर लो उसको। एक आपने रिजर्व बनाया जिसका आपने नाम रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, मतलब अगर कभी किसी वर्कर को कॉम्पनसेशन देने की जरूरत पड़ेगी तो इसमें से दे देंगे, अगर पड़ेगी तो। एक आपने रिजर्व बनाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कहीं मार्केट में, शेयर मार्केट में या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और उसकी जब उसमें लॉस आएगा, कभी किसी वजह से कीमत कम हो जाएगी, तो उस लॉस को इसमें से एडजस्ट करेंगे। नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो लॉस हुआ नहीं है ना, लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन खैर ऊपर नीचे दोनों होता है, लेकिन ये रिजर्व तो आप लॉस के लिए बनाओगे, प्रॉफिट के लिए रिजर्व थोड़ी बनाओगे, तो ये लॉस के लिए होता है। कैपिटल रिजर्व, कोई कैपिटल लॉस हो जाए उसके लिए होता है। फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब यह है कि अगर आपको किसी साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ, अच्छा, जो डिविडेंड देता कौन है? डिविडेंड कंपनीज देती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो शेयर्स इशू करती है, वो शेयर जो लोग खरीदते हैं उनको डिविडेंड देती है। तो कभी किसी साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो आप ज्यादा डिविडेंड दे पाओगे, कम हुआ तो कम डिविडेंड दे पाओगे। तो आप चाहते हो कि जिस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ पैसा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में रख देंगे। इससे ये होगा जब किसी साल प्रॉफिट कम होगा तो ये रिजर्व का पैसा वहां जोड़ देंगे और हम डिविडेंड उस साल भी दे सकेंगे। नहीं तो क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा अलग से आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल। ठीक है, आपके साथ क्या होता है, अभी तो चलो ठीक है, सब चीजें ऑनलाइन चल रही हैं। मान लीजिए एक एग्जाम में आपके 70 आए, पेरेंट्स को अच्छा लगा, हाँ ठीक है, ठीक पढ़ा, अच्छा बढ़िया। दूसरे एग्जाम में 50 आ गए, तो हम कैसे हो गए, है ना? इसकी जवाब देना पड़ेगा आपको कि भैया 70 आया था, अब कम कैसे हो गए 50? अब तुम पढ़ने लिखना कम कर दिया है, दिन भर टीवी देखते हो, मोबाइल में बैठे रहते हो, इसीलिए इतने नंबर कम हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी रेपुटेशन में फर्क पड़ता है। एक साल अच्छा, अभी एक एग्जाम में, फिर एग्जाम में कम। अगर एक कंसिस्टेंसी हो तो उसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आती, भले ही वो एक ही कम हो या ज्यादा हो जो भी, लेकिन कंसिस्टेंसी, उसमें तकलीफ नहीं आती। ऐसा कंपनीज के साथ भी होता है। तो मान लीजिए कंसिस्टेंसी के लिए आप क्या कहते हैं, आपने ऐसा मान लो हो जाए, अभी है तो नहीं ऐसा, कभी आपके एक एग्जाम में आपके आ गए 80-85 आ गए, पहले 70 आए थे, 80-85, आपने कहा इस बार थोड़ी ज्यादा आ गए, तो आप अपने टीचर से कहा ये 15 नंबर जो है ना आप काट के अपने पास रिजर्व में रख, जब मेरे कम आएंगे ना तब जोड़ देना, तो मेरे 70 चलते रहे। तो कंपनीज क्या करती हैं, शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड देती हैं तो कभी बहुत ज्यादा दे देंगी, बहुत कम दे देंगी ना, तो शेयर होल्डर्स उसको पसंद नहीं करते, उनकी फिर एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, फिर वो कंपनी के परफॉर्मेंस को भी अच्छी नहीं कही जाती उसको। तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि जब प्रॉफिट कभी बहुत ज्यादा हो तो उसमें से कुछ पैसा आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में रख दो, जब जिस साल प्रॉफिट कम होगा उस साल उस रिजर्व का पैसा प्रॉफिट में जोड़ देना, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उस प्रॉफिट को आप डिविडेंड के तौर पे दे सकते हो। तो डिविडेंड इससे क्या होगा कि आप करीब करीब हर साल दे पाएंगे शेयर होल्डर्स को। तो इसको हम कहते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन। नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन माने पेमेंट करना, डिबेंचर्स होता है लोन,
अभी आप बस इतना समझिए, ये पूरा टर्म 12 का है, ये आपको जबरदस्ती एग्जांपल दे दिया एनसीईआरटी में। डिबेंचर्स को हम लोन बोलते हैं और रिडम्पशन का मतलब है उसका रिपेमेंट। जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, वैसे कंपनीज डिबेंचर्स भी इशू करती है, और लोगों से जो पैसा लेती है डिबेंचर इशू करके, उसको लोन का है। वो लोन है एक तरह, वो वापस करना पड़ता है थोड़े टाइम बाद। कितने टाइम बाद वापस करना पड़ता है? जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो बता देती है भाई 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, जब उतने टाइम बाद वापस करना पड़ता है। तो जब वापस कर रही है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए कंपनी रिजर्व बना सकती है। हर साल प्रॉफिट से कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा हो जाएगा, और डिबेंचर्स जिनसे लोन ले रखा है उनको लोन हम वापस कर देंगे। मतलब जिनको डिबेंचर इशू कर रखा है उनका रिडम्पशन कर देंगे, उनका पेमेंट कर देंगे। तो रिजर्व इस चीज के लिए बनाया जा सकता है। तो रिजर्व जो है, कभी भी हम किसी चीज के लिए पॉजिटिवली बना सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन बनाना जरूरी नहीं है, और तभी बनता है जब आपके पास प्रॉफिट है। अब डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। प्रोविजन जो है वो चार्ज है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है। अब ये पूरा इतना सेंटेंस जरूरत नहीं, जो मेन पॉइंट बता देता हूं। प्रोविजन जो है वो चार्ज है, रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन। ठीक है, आप बिजनेस का प्रॉफिट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपने प्रोविजन नहीं बनाया, लेकिन रिजर्व से प्रॉफिट निकालने का कोई रिलेशन नहीं। आप प्रॉफिट तब भी निकाल सकते हो, रिजर्व नहीं भी बना। पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं नॉन लायबिलिटी के लिए, नॉन लायबिलिटी एक्सपेंस, मतलब मालूम है नॉन लायबिलिटी, लेकिन जिसका अमाउंट नहीं मालूम, यहाँ लिखा है नॉन लायबिलिटी एक्सपेंस बट अमाउंट अनसर्टेन। और रिजर्व कब बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए। बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? प्रोविजन जो है एसेट में घटा के भी दिखा सकते हैं, लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व है वो सिर्फ लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या सब रिजर्व प्रोविजन बनाने से, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है आपका प्रॉफिट 20,000, जब आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन सपोज आपने 5,000 का प्रोविजन बनाया तो आपका प्रॉफिट 15,000 बचे। इसी ढंग से जब आप रिजर्व बनाते हो तो रिजर्व बनाने से प्रॉफिट और कम हो जाएगा। सपोज 6,000 का आप रिजर्व बनाए तो आपका अब प्रॉफिट बच गया 9,000। तो अब सवाल उठता है, अरे यार प्रॉफिट कम हो जा रहा है ना, ये पैसा तो किसी को देना तो पड़ नहीं रहा है, तो हमारे पास ही है, चाहे प्रोविजन बनाओ चाहे रिजर्व बनाओ, तो लेकिन ये 9,000 कम हो जाएगा, तो हमको जो टैक्स है जो 20,000 में लगता वो टैक्स अब 9,000 में लगेगा। टैक्स कितना बचेगा? गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो लोग सोचते हैं कि प्रोविजन रिजर्व बनाने से ये टैक्स भी बचाया जा सकता है, तो टैक्स बचाने के लिए भी प्रोविजन बनाए सकते हैं रिजर्व। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि साहब ऐसा है कि अगर आपने प्रोविजन बनाया है तो प्रोविजन तो ठीक है, लेकिन रिजर्व जो बनाया है तो रिजर्व पे आपको टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। तो जो प्रॉफिट आपका रिजर्व बनाने से पहले है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्सेबल प्रॉफिट में आप रिजर्व प्रोविजन तो माइनस कर सकते हो, लेकिन रिजर्व माइनस नहीं होता है। तो मतलब क्या, रिजर्व बनाने से टैक्स में कोई बचत होती हो ऐसा नहीं। वही चीज इन्होंने बताई, इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स के लिए कितना प्रॉफिट है। तो प्रोविजन जो है टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने में घटता है, घटा देते हैं उसको, लेकिन रिजर्व जो है उसमें से हम नहीं घटाते, रिजर्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट ऑफ कंपल्शन, तो प्रोविजन जरूर। हाँ सर, बट प्रोविजन पे कोई चेक थोड़ी ना करता है, अगर प्रोविजन से फिर लोगों ने अगर टैक्स बचा लिए तो। देखो प्रोविजन जैसे मैंने कहा कि जरूरी होते हैं, प्रोविजन बनाना जरूरी है, तो जरूरी है तो उस पर टैक्स की छूट मिल जाएगी आपको। लेकिन हाँ ये बात है कि कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स वाले नहीं मानते। अब आपने पूछा तो मैं बता, मैंने तो अभी वो बता दिया था जो बुक में लिखा हुआ।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप कहते हो ये 5,000 रुपए मेरे डूब सकते हैं, तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे जब डूब जाएंगे ना तब मांगे, अभी तो इसको मत घटाओ। उनके हिसाब से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के पहले का जो प्रॉफिट है वो है। लेकिन फिर भी कुछ प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए भी हम प्रोविजन मेथड से कर सकते हैं, तो वो तो हम प्रॉफिट से घटाएंगे, वो तो हम घटाएंगे प्रॉफिट से। रिजर्व भले ही नहीं घटाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन तो घटाएंगे, प्रोविजन का डेप्रिसिएशन तो घटाएंगे। बैड डेट्स का प्रोविजन वो नहीं मानते, लेकिन डेप्रिसिएशन का प्रोविजन तो इनकम टैक्स वाले मानते हैं। इसलिए टैक्स बचाने के लिए भी लोग प्रोविजन बनाते हैं, जो मैंने कहा आपसे, और प्रोविजन से टैक्स बचता भी। ये चार्ज है, ये अप्रोप्रिएशन है, ये नॉन लायबिलिटी के लिए, लेकिन अमाउंट अनसर्टन है। ये लायबिलिटी है भी नहीं और अमाउंट तो अनसर्टन है ही है, लेकिन वो लायबिलिटी भी है कि नहीं है ये भी तय नहीं है, ऐसा रिजर्व उसके लिए बनता है। तो अगर वो प्रॉफिट में से लेते हो, प्रॉफिट लायबिलिटी होती है, तो रिजर्व भी तो लायबिलिटी होनी चाहिए ना? नहीं, लायबिलिटी मतलब रिजर्व है, नेचर सिमिलर है, लेकिन ये देना नहीं है अभी किसी को, अभी देना नहीं है। अभी आप ये मत मानिए कि पैसा देना ही है किसी को, ऐसा। ये टैक्सेबल प्रॉफिट कम करता है, ये नहीं कम करता। ये बैलेंस शीट में दोनों साइड आ सकता है, एसेट्स में भी आ सकता है, लायबिलिटीज में भी आ सकता है। एसेट्स में घटा के आएगा, लायबिलिटीज में एज इट इज आएगा, और रिजर्व तो हमेशा जो है आपका लायबिलिटी साइड में आता है। मैंने अभी बताया प्रोविजन कंपल्सरी है, रिजर्व कंपल्सरी नहीं है। और डिविडेंड देने के लिए, मतलब अगर आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, बांटना है, तो आप प्रोविजन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप रिजर्व को यूज कर सकते हैं। रिजर्व को जोड़ के आप डिविडेंड दे सकते हैं। रिजर्व के टाइप क्या क्या होते हैं? एक जनरल रिजर्व होता है और एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व माने जनरल रिजर्व कहीं पे भी यूज हो सकता है, इसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसलिए जनरल रिजर्व को कई बार फ्री रिजर्व भी बोला जाता है। फ्री रिजर्व, ये पैसा कहीं पे भी यूज हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व जो बनाया है वो हमने या तो उस काम में यूज करेंगे या फिर वो पैसा यूज ही नहीं करेंगे, वो हम प्रॉफिट में जोड़ देंगे वापस से। डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ये डिविडेंड के लिए, वर्कमैन कॉम्पोजिशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, डिवेंचर, ये स्पेसिफिक है, नाम ही दे रखा है किस काम के लिए बना है। अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो यूज करना है, नहीं पड़ेगी तो उसको प्रॉफिट में जोड़ देंगे वापस। ये और किसी काम में नहीं आएंगे, प्रॉफिट में जोड़ देंगे, फिर प्रॉफिट से आप घटा के दूसरा कोई रिजर्व बना लो। लेकिन ऐसा नहीं कि रिजर्व का पैसा कहीं और यूज हो सकता है ना, या वहां यूज होगा या फिर नहीं यूज होगा। नहीं होगा तो प्रॉफिट में जुड़ जाएगा फिर एक रिजर्व जो होते हैं, रिजर्व को एक दूसरे ढंग से भी बांटते हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, जो बिजनेस ने प्रॉफिट नॉर्मल कोर्स में कमाया। नॉर्मल कोर्स माने जिस चीज का बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट आपने अर्न किया, उसमें से जो रिजर्व बनाया है उसको हम रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं, उसमें को हम रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। इस पैसे को हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, डिविडेंड बांटने में भी हम यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से बनता है। ये नॉर्मल प्रॉफिट में से नहीं बनता बिजनेस के, बल्कि कैपिटल प्रॉफिट में से बनता है। कैपिटल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो आपने किसी ऐसी नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं, किसी और चीज से करा। अब ये प्रॉफिट कहाँ से हो सकता है? हमने हो सकता है कोई एसेट बेची है, मशीनरी बेची पुरानी, उसमें प्रॉफिट हो गया, उसमें से हम ये कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं। So difference between reserve, revenue reserve and capital reserve. Revenue reserve और capital reserve में क्या difference है? Source of creation बनता कैसे है? ये revenue reserve normal profit से बनता है और capital reserve business की capital profit से बनता है। इसका पर्पस revenue reserve का business की financial position को improve करना है, और capital reserve जो है वो जहां गवर्नमेंट कह रही है वहां बना रहे हैं जबरदस्ती, गवर्नमेंट के कहने पे कि गवर्नमेंट कह रही है इस पैसे को आप रिजर्व में डालो, तो रिजर्व बनाते हैं। तब ये हमें रिजर्व बनाते हैं, जब गवर्नमेंट के कहने पे हमें रिजर्व बनाने की इसकी जरूरत है। ठीक है, दैट इज इट। नेक्स्ट इज पर्पस। रेवेन्यू रिजर्व का पैसा हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व यूसेज, ठीक है, ये जो है जिस पर्पस, अगर रेवेन्यू स्पेसिफिक रिजर्व है तो जिस पर्पस के लिए दिया गया वहीं पे यूज होगा या फिर नहीं।
जनरल रिजर्व है तो वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, और कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व का तो यूज गवर्नमेंट ने बता रखा है कि जो पैसा कैपिटल रिजर्व में उसको आपको कहाँ कहाँ यूज आप कर सकते हो, तो उसको आपको वहीं पे यूज करना है, ठीक है। दिस इज ये रेवेन्यू रिजर्व कैपिटल रिजर्व का आप डिफरेंस पढ़ेंगे। रिजर्व बनाना जरूरी क्यों है? रिजर्व बनाना इसलिए जरूरी है कि जिससे कि आप फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाली है, अनसर्टेन चीज होने वाली, तो उसके लिए आप अभी से व्यवस्था करें। दैट इज व्हाई यू नीड टू क्रिएट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं? सीक्रेट रिजर्व होते हैं जो बुक्स में अपने आप आ जाते हैं, हम नहीं बनाते हैं रिजर्व को, लेकिन अपने आप आ जाते हैं। अपने आप कैसे आ जाते हैं? सीक्रेट रिजर्व का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हिडन प्रॉफिट्स। मान लीजिए हमारी बुक्स में लैंड की कीमत 5 लाख रुपए दिखाई गई है, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत 7 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में लैंड जो 5 लाख में दिखा रखी, इसलिए। तो ऐसे अगर हमारे पास एसेट की वैल्यू ज्यादा है और हमने कम से दिखा रखा है, या हम लॉस कम है लेकिन हम दिखा ज्यादा अमाउंट से रहे, ऐसी किस स्थिति में बुक्स के अंदर सीक्रेट रिजर्व मतलब हिडन प्रॉफिट खड़ा हो जाता है। बुक्स के अंदर हिडन प्रॉफिट आ जाता है अपने आप। हिडन प्रॉफिट आ गया मतलब बुक्स के अंदर हमने चीजों को कम कीमत पे दिखा रखा है एसेट में, जबकि एसेट उनसे ज्यादा की। दैट इज कॉल्ड हिडन प्रॉफिट। तो हिडन प्रॉफिट कैसे कैसे आता है ये दिखा है। अंडर वैल्यूएशन, स्टॉक को आपने कम दाम पे दिखा रखा है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा हमने बनाई एसेट है लेकिन उसको खर्चे में डाल दिया। हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कुछ ज्यादा ही बना दी, इतने है ही नहीं, डूबने का पैसा है हार्डली 60,000 में 2,000 डूबेगा, हमने 5-6,000 10,000 का प्रोविजन बना दिया, ठीक। कंटीजेंट लायबिलिटीज, जो अभी लायबिलिटी ही नहीं हुई है। कंटीजेंट किसको बोलते हैं? जो अभी हुई नहीं है, वो हो सकती है, उसको हमने एक्चुअल लायबिलिटी मान लिया। तो एक्चुअल लायबिलिटी मान लिया तो प्रॉफिट अभी घटाना नहीं था, हमने पहले ही घटा दिया उसको। तो ऐसी चीजों को हम उसको हम वो कहते हैं, इनसे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है हमारे बुक्स में। तो ये कुछ हमारा, मैंने आपको रिजर्व एंड प्रोविजन रिजर्व वाला चैप्टर कराया है। इसको बेस्ट तरीका ये होगा कि इसको एक बार आप थोड़ी सी रीडिंग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैंने उतना कराया जितना आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोविजन रिजर्व्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है और कब बनाते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ चीजें जो मालूम होना चाहिए। तो आपको रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व के बारे में ये सब थोड़ा सा पता हो, ठीक है। तो मैंने उतना ही आपको कराया है जितना आपके लिए जरूरी है। अभी तक जो मैंने कराया है इसमें किसी को कोई चीज पूछना हो तो आप पूछिए मेरे से। नो सर। तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे, इन चैप्टर्स को मैं भेज दूंगा, इस पेजेस को पढ़ लीजिएगा। तो कोई और डाउट होगा, दिक्कत होगी तो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। सर हाँ